हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, अब हम मैग्नेटिक डाइपोल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म में गॉस थ्योरम क्या होगा, कैसे लिखेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है उस गॉस थ्योरम का। ठीक है, पहले तो पूछा जाता है व्हाट इज गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म एंड देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, बातें समझ में आई? यही है कॉन्सेप्ट। ओके, तो क्लियर? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर ये जानते हैं आप कि ये जो मैग्नेट जो रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इस पर टॉर्क कितना लगेगा, वो बताओ मुझे, कितना टॉर्क लगेगा ये जानते हैं आप? कल ही मतलब प्रीवियस लेक्चर में, कल मेरे लिए होता है, तुम्हारा प्रीवियस लेक्चर में। चलो, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिराइव किया था, तो क्या क्या डिराइव किया था बताओ? वी नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल एज क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? ये टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, अब टॉर्क की वैल्यू ये है तो हम इस पर वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं? कारण क्या है वर्क डन निकालने का? क्योंकि इसमें जो वर्क डन होगा वो किसकी वजह से होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। नहीं, यही तो होगा इसमें। इसको जैसे तुम घुमाओगे तो इसमें वर्क डन होगा, और किसकी वजह से? रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। कल ही पढ़ा था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था, बार बार कल बुला जाता है। चलो कोई नहीं, तो ये जो पढ़ा, चल तू कल ही तो पढ़ा था। ठीक है, तो कल ही वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि स्टोरिंग टॉर्क की वजह से वर्क डन होगा उसमें। ठीक है, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम टॉर्क निकाल। टॉर्क की वैल्यू क्या होगा? पी साइन थीटा। ठीक है, अब तुम जानता है कि वर्क डन जब रोटेशनल मोस्ट, मतलब रोटेशन के कारण जो वर्क डन होता है, तो क्या है? देखो, इसको हम, ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, इस मैग्नेट को हम इधर लाने की कोशिश करेगा तो इधर जाने ही नहीं देगा, फोर्स लगा लगा के बार बार इधर लाएगा मेन पोजीशन की तरफ। यही तो है रीस्टोरिंग। ठीक है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर कि ये मैग्नेट है, ऐसे रखा हुआ था, पहले हमने इसको थीटा एंगल से ऐसे घुमा दिया। अब ये थीटा एंगल से जो घुमाया है तो उसमें टॉर्क कितना लगा? इतना, पीई साइन थीटा। ठीक है, क्या बातें हमें समझ में आ रही है? अब हम इस पर वर्क डन निकालना चाहते हैं कि वर्क डन कितना होगा यदि यदि हम थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाए। ठीक है, अभी मान लो, सपोज करो कि ये तो थीटा है, लेकिन मान लो इसका जो है रोटेशन के कारण ये पोजीशन जो आ गया ये ऐसे है, और ये इस तरह से ये पोजीशन आ गया इसका, मान लीजिए, सपोज कीजिए। तो अब जो एंगल बनेगा ये ब्लू वाला कितना बनेगा? थीटा 1। और फिर एक बार और रोटेट कर दीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, ये थीटा मान लो परपेंडिकुलर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लो हम सपोज कर रहे हैं अभी थीटा 2 है। ठीक है, कोई खास एंगल नहीं लेकर के एक वेरिएबल एंगल ले रहे हैं। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? मतलब थीटा 1 से थीटा 2। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 से टू थीटा 2। देखो, वर्क डन इन rotating dipole from theta 1 to theta 2। इतना से रोटेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? टाउ डी थीटा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? लेकिन ये जो होगा इंटीग्रेशन का साइन होगा, कितना से कितना तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक। और जैसे ही इंटीग्रेट करोगे ना तो इधर भी इंटीग्रेशन होगा, और ये टोटल वर्क डन होगा W 0 से W तक। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? W माइनस 0 क्या होता है? W। और इसके जगह पर तू रखेगा क्या? थीटा 1 से थीटा 2 के जगह पर टॉर्क की वैल्यू कितनी रखिएगा बता? पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? ये कैसे लिखे W, ये समझना है।
ये तो तू जानता है रे, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, नहीं, और 0 से x हो वैल्यू तो x ही तो होगा, ये लिमिट भी लगाओ तो x माइनस 0 क्या होगा, x होगा। तो ये हो गया, इतना समझ में आया। चल w इक्वल टू क्या होगा, पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, θ1 टू θ2। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो w इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे, पीई, ये माइनस साइन में बाहर निकाल लूँ तो, ठीक है, माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूँ, पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? अब ये वर्क डन था रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम θ1 से θ2, ठीक है, लेकिन ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाता है किसके अंदर, डायपोल के अंदर, ठीक है, इस डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के अंदर वर्क डन स्टोर हो जाएगा। तो दैट स्टोरिंग जो एनर्जी, वर्क क्या है, एनर्जी ही तो है। अब जो एनर्जी किसी पोजीशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर जाता है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहले तो ये था, अब ये आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये मतलब पहले θ1 था, अब कितना हो गया, θ2 हो गया। तो अब ये जो एनर्जी है, ये जो वर्क हुआ है, दैट विल बी स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दिस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ लिख देता हूँ, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। और दैट पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब मान लो, सपोज करो कि हम इनिशियल वैल्यू, ठीक है, θ1 की वैल्यू जो है ना, एक खास ऐसा पॉइंट लेंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब फिर से समझ लो, θ1 की वैल्यू हम वैसा जगह लेंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बिना रेफरेंस पॉइंट के डिफाइन नहीं होता। एक रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना, जहां से उसका जीरो लेवल हो या कुछ लेवल हो। तो वो पॉइंट जो है ना, किस पर आएगा, 90 डिग्री पर, ठीक है। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है। तो ये θ1 की वैल्यू कितनी होगी, 90, ओके। इसको रफ करता हूं, फिर एक बार लेते हैं। मान लो सपोज इफ θ1 इज 90, क्योंकि θ1 पर cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, ठीक है। तो इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी कितना होगा, जीरो। समझ में आई बात है? तो ये θ1 इतना एंड θ2 की जो वैल्यू है वो कितना है, थीटा है। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो U जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा माइनस पीई कॉस θ2 की वैल्यू लिखेंगे थीटा माइनस कॉस 90, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा, ओके। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। अगर आपको एक ही एंगल दिया हुआ है तो ये पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाइएगा। अगर मान लीजिए θ1 से θ2 दिया हुआ है इस तरह का, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला ही एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मान लीजिए एक दिया हुआ है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री तक ले जाए तब, और एक दिया हुआ है नहीं 30 डिग्री पर कितना होता है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेफरेंस लेवल से 30 डिग्री पर। अब ये 90 डिग्री का मतलब समझ रहा है ना, यहां से मान लीजिए परपेंडिकुलर होता है, तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। समझ में आई बात है? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो क्या है, रेफरेंस पॉइंट। क्या हमें समझ में आ रही बात है? अब चलो, इतना समझ में आ गया ना बात, तो आगे बढ़ते हैं और स्पेशल केसेस लिखते हैं। स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस, पहला पॉइंट लिखो, ठीक है। व्हेन थीटा इक्वल टू, अगर मान लो थीटा क्या है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ऑफ कोर्स। तभी तो इसको रेफरेंस, दैट्स व्हाई वी कंसीडर
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एट एज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं। क्या हमें बातें समझ में आ रही? अब यहां पर दूसरा जो है वो देखो, इसको समझे। व्हेन मान लो थीटा की वैल्यू कितनी हो गया 0 डिग्री, क्या हमें समझ में आ रही बात है? थीटा इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना होगा -p। तो ये क्या है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी। क्या हमें बातें समझ में आ रही? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब मोर स्टेबल। थीटा इक्वल टू 0 पर क्या होगा? ये स्टेबल कंडीशन में होगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही? मोर स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखो। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमें आ गया समझ में, तो तीसरा लिखते हैं। व्हेन थीटा इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो कॉस 180 का वैल्यू कितना होगा? u इक्वल टू -pe कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी? -1। तो ये क्या हो जाएगा? p मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? लेस स्टेबल। ये मोर स्टेबल, जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा वो लेस स्टेबल। क्या हमें बातें समझ में आ रही? तो इसको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा करोगे ना, घुमाओगे, जैसे होगा क्या 180 पर, मतलब पहले तो ये थीटा था, अब 0 डिग्री का ये सिचुएशन है, तो ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा घुमाओगे इधर आ जाएगा। लेकिन ये अगर तूने ऐसे है, तुमको स्टेबिलिटी में मैंने पढ़ाया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कि जब मान लो ऐसा अनस्टेबल केस कब आता है? थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में आ गया, तो क्या हो गया? अनस्टेबल। कहने का मतलब देखो, जैसे हम यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दें, अब इसको थोड़ा सा मैं इधर करूंगा ना, पूरा गिर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे रखे तो स्टेबल है, इधर इधर जाएगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? आगे पीछे आ जाएगा, SHM करेगा। तो वैसा चीज है। अब देखो यहाँ पर 180 है, तो ये 180 ऐसा पोजीशन में आएगा, तुम यहां से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किए ना, तो फिर इधर आ जाएगा। समझ में आई बात है? तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये तुम लिखेगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इट मींस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको रफ करो, यहाँ पर इस वाले केस में क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर लिखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? इसको रफ करते हैं और फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो स्पेशल केसेस वगैरह हो गया, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब देखो द एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज समराइज्ड एज फॉलोइंग। ये जो टेबल है इसमें मैंने समराइज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं। देखो सिंबल्स ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, ये फील्ड इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी? बी होगी। डाइपोल मोमेंट में, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पी, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एंड क्यू इंटू 12। यहाँ पर चार्ज लेते हैं और लेंथ तो लेते ही है डाइपोल के बीच का, तो P इक्वल टू क्यू इंटू 12। और यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ इंटू 12, लेंथ तो रहेगा ही। ओके, अब देखो फ्री स्पेस कांस्टेंट 1/ε0, और इसका मैग्नेटिज्म का क्या होगा? μ0, ठीक है। उसके बाद है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r3। एंड बी के मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता है? 2m/r3। बस m p को रिप्लेस कर देते हैं m से, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट p m से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को p से डिनोट करते हैं। बस ये है फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। साइन तो माइनस ही रहता है, बस यहाँ p आता है, यहाँ 2p है, तो सेम ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? m आ जाएगा वहां पर। टॉर्क एक्टिंग टाउ इक्वल टू p क्रॉस e या m क्रॉस b। जो p है वो m का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर,
मतलब मैग्नेट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? और ये पोटेंशियल एनर्जी है U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई एंड U इक्वल टू माइनस एम डॉट पी। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये मैग्नेटिज्म में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या हमें इतनी बातें क्लियर हो रही है? तो यही था एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो इसको याद रखना, बस याद रखने की, बाकी सारे चीज तो समझ ही चुका है, बस टेबल बना दो, तो याद रखने के लिए एक जगह रखा रहेगा तुम्हारा लिखा हुआ। अब हम लोग ना गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बार इसको रफ कर लें। देखिए गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ओके, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस जो होगा ना, वो हमेशा इक्वल टू कितना होगा, 0। मतलब ये जो फाई बी होगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस will be always equal to 0। ठीक है, नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यही है, यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखते थे तो क्या लिखते थे, फाई इक्वल टू फाई लिखते थे, और वहां पर कितना लिखते थे बताओ मुझे, E डॉट डी एस और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं क्लोज इंटीग्रल किसी क्लोज सरफेस का। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम बनाई है, ये छोटा सा सरफेस है जिसका ds है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लिया हुआ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है b, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इसको जब लिखते हैं तो b डॉट ds इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अब तुमसे पूछा क्या जाता है कि व्हाट इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आते आते ब्रांड का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस तुमसे पूछा जाता है, ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है? पहला देखो, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। इसका सीधा मतलब होता है कि कहीं भी फ्लक्स की, इसके अंदर फ्लक्स 0 है, एक क्लोज सरफेस हमने बनाया उसमें फ्लक्स 0 है, तो इसका मतलब क्या है, नेट पोल स्ट्रेंथ जो है वो 0 है, ठीक है। यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, तो क्योंकि Q की कुछ वैल्यू होती थी, यहाँ पर है ही नहीं, तो पोल स्ट्रेंथ क्या है, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है, 0, इसलिए ये 0 होगा फ्लक्स भी। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कहने का मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अब दूसरा क्या है, इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर्स एंड एग्जिस्ट टू द क्लोज सरफेस। बात सही है, जब तक इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर एंड निकलेगा नहीं, मतलब जितना एंटर करेगा उतना ही नहीं निकलेगा, तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स 0 कैसे होगा, ठीक है। फील्ड लाइंस जो है ना इक्वल ही एंटर करता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये जैसे मान लो ये सरफेस है, क्लोज सरफेस, तो इससे जितना स्फेरिकल सरफेस है और इससे जितना फील्ड लाइंस एंटर हो रहा है उतना ही पास भी हो रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? यही सिग्निफिकेंस गॉस लॉ का। अब नोट दे के पॉइंट लिखो, देखो नोट दे के पॉइंट क्या लिखना है, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ गॉस लॉ इज वैलिड इन मैग्नेटिज्म, अगर एग्जिस्ट करता तो क्या होता है। तो देखो क्या होता है, नेट फ्लक्स, इफ यहां पर लिख लो, इफ गॉस लॉ इज वैलिड in magnetism, then total flux passing through the closed surface, कौन सा क्लोज सरफेस, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां लिख लो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द algebraic sum of पोल स्ट्रेंथ के अल्जेब्राइक सम के म्यू नॉट टाइम। अब देखो एक बात समझने वाली है, यहां पर जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स
टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। यहां पर क्या है, म्यू नॉट टाइम्स टोटल चार्ज, टोटल पोल स्ट्रेंथ है। तो म्यू नॉट टाइम्स क्या एनालॉग समझो, 1/ε0 किसके एनालॉग होता था, म्यू नॉट की। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो इसलिए ऐसा लिखा है म्यू नॉट टाइम्स। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो यही स्टेटमेंट होगा। ठीक है बातें। तो आज के लिए इतना ही बस, तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।